मेरी मामी बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत औरत थी। मेरे मामू की नई नई शादी हुई थी। मामू दुबई गए हुए थे। मैं मामू के घर ही रहता था। मेरी मामी नौजवान और ख़ूबसूरत थी। मेरी मामी मुझे रोज़ कहती मेरे लिए मोमबत्ती ले आओ। मैं मामी के लिए रोज़ मोमबत्ती ले आता तो मैं हैरान होता कि मम्मी क्या करती हैं। एक दिन मैंने मामी से पूछा कि मम्मी आप मोमबत्ती क्या करती हैं जबकि हमारे घर में यूपीएस भी है। तो मम्मी कहने लगी क्या पता कि एक नई नवेली दुल्हन के बगैर शौहर के रातें गुजारना कितना मुश्किल काम होता है। अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं मोमबत्ती के साथ क्या करती हूँ तो रात को मैं खिड़की खुली छोड़ दूँगी, आके देख लेना। अगली रात मैं मामी के कमरे के पास चला गया तो मामी खिड़की खुली छोड़ी हुई थी और जब मैंने मामी को देखा तो मामी ऐसी हालत में थी जिसको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मामी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और फिर मैं आज फिर उसी दुकान के बाहर खड़ा था। मैंने दुकानदार से कहा कि ये पैसे लो और एक बड़ी मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी हो। दुकानदार वाला हंस पड़ा और कहने लगा कि इतनी सारी मोमबत्तियों का रोज़ क्या करते हो यार, तुम लोग तो अच्छे भले ख़ानदानी से हो। यूपीएस क्यों नहीं लगवा लेते, मोमबत्ती से लाइट का काम लेते हो या कुछ और भी। मुझे इस बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे और भी काम है। मैंने मोमबत्ती ली और घर आया। मम्मी पहले से ही मेरा इंतज़ार में खड़ी थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनका रंग सिर्फ सफ़ेद ही नहीं बल्कि सुर्ख भी था। उनके रुखसार बहुत ज़्यादा सुर्ख थे। सब लोग हैरान थे कि ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे है। ऐसी खूबसूरत जिल्द तो सिर्फ पठानों की भी नहीं होती। यही तो खूबसूरती थी जिसको मेरी मामी ने देखा और फ़ौरन सोच लिया कि अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। तो इसी के साथ शादी के एक महीने बाद तक सारे ख़ानदान वाले तो शादी में नहीं आ सके। बार बार नानी अम्मा के घर आते और मेरी मामी अनम को देखकर हैरान होते और अनम से पूछते कि तुम्हारी कोई बहन है क्या। लेकिन मामी इकलौती थी। मामी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत खुश हुई। फ़ौरन मेरे हाथ से मोमबत्ती ली और उसके अंदर से वो धागा निकाल कर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। मामी शाम के बाद कोई काम नहीं करती थी, अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। नानी कहती कि शायद इसको मुंह फ़ोन करता है, बेचारा पैसों की खातर नई नवेली दुल्हन को छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल नहीं लगता होगा। मेरी नानी मेरी मामी पर फिदा थी। उनको इसमें कोई भी गलती नज़र नहीं आती। ये बड़ी अजीब थी कि एक सास होकर वो मेरी मामी से इतना प्यार करती थी। आइंदा मामी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती। मैं इस बात पर हैरान था। अगर ज़रूरत थी कोई रोशनी के लिए मंगवाया या फिर इसका धागा क्यों निकाल देती। धागे के बगैर तो वो जलेगी नहीं, तो फिर इसको मंगवाने का फ़ायदा क्या होगा। मुझे इनकी कोई समझ नहीं आती। मैं बड़ा परेशान रहता था। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफ़ी दूर थी और मेरा वक्त ज़ाया होता था और मैं गर्मी में इतनी दफ़ा चक्कर नहीं लगा सकता था। इसीलिए डीठ होकर यहीं से सामान लेने लगा। अनम मम्मी से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते थे वही खर्च हो रहे थे और मुझे ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं लग रही थी। नानी ने कहा कि अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुमसे काम करवाने की क्या ज़रूरत है, वो अपने भाई से ही कह देगी। इस वजह से मुझे इस बात से तो मसल नहीं था, लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा था। ये बात तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब कि मम्मी भी यही करती थी। मैं इस सब से तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो गई थी और मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान छोटी ईद आई और हम लोगों ने ईद भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने सोचा कुछ पैसे एडवांस देकर यूपीएस ख़रीद लिया और नानी के घर में लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद मामी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में यूपीएस लगा गया। घर वाले भी खुश हो गए कि अब मम्मी मुझे काम नहीं कहेंगी। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन मम्मी ने मुझे पैसे दिए और बोली मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा मम्मी अब क्या ज़रूरत है, अब तो यूपीएस लग गया है। इस बात पर वो कहने लगी
तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें क्या पता एक नई नवेली और जवान दुल्हन का बगैर शोहर के गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। मुझे मम्मी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था। अब तो मैंने यूपीएस भी लगवा दिया था, फिर भी वो मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही थी। खैर मैं नहीं चाहता था, मुझे वही करना पड़ गया। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मोमबत्ती का क्या करती हैं? तो उस बात पर हंसने लगी और कहने लगी, मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना मैं इसका क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया। अनम मम्मी बहुत ही अजीब थी। हमारे ख़ानदान में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादियाँ हुई और उनके घर में उनकी बहू आई, लेकिन इनके साथ इनका इतना मजाक नहीं था। अनम मम्मी अब मुझे अजीबोगरीब किस्म की बातें करती। मैं ये बात अपनी नानी को भी नहीं बता सकता था। एक दिन अरसलान मामू का फ़ोन आया। वो नानी से कह रहा था, आप लोगों ने लगता है मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है। इसको मेरा कोई ख्याल नहीं आता, मुझे फ़ोन भी नहीं करती और ना मुझसे बात करती है। पर नानी ने कहा, वो तो शाम को सारे काम वगैरह ख़त्म कर देती है और तुमसे बात करती है, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे मुल्क में सुबह का वक़्त होता है। मैं इसको तंग नहीं करती कि तुम्हारे साथ बात करती है। तुम यहाँ पर रहते हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा मामू इस बात पर हैरान था। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो इतना वक़्त नहीं देती। वो मुझे अरसलान मामू ने भी शायद इसकी इज़्ज़त रख ली थी और बात को संभाल दिया था। मेरी नानी को भी अब अनम मामी पर शक होने लगा। नानी ने अनम मामी को रात का खाना बनाने का कह दिया और कहा, सारा खाना तुमने बनाना है। और सारे काम में रात 10 तो बज रहे थे। नानी के घर में खाना देर से खाया जाता था। मामी ने 2 दिन ये काम किया, उसके बाद तंग आ गई। उन्होंने कहा, मैं ये काम नहीं करूँगी। एक तो मेरे शौहर को बाहर भेज दिया और शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझे घर का काम करवा रहे हैं। मैं दिन का खाना बनाया करूँगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊँगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी आई पर आ गई, तो फिर मेरी नानी ने झगड़ते हुए, और कुछ भी नहीं होता। मेरी नानी ने इस तरह नहीं, उनको ज़्यादा झगड़े करने का शौक़ नहीं था, इसलिए वो बहुत खामोश हो गई। और अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा मामी क्या करती हैं। उन्होंने खुद ही कहा था कि खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर ज़रूर जाऊंगा। उनका कमरा एक साइड पर बना हुआ था, बाहर छोटा सा बाथरूम था। अरसलान मामू को इसलिए दिया गया था, उनकी शादी हुई है तो वो लोग ज़रा साइड पर रहें। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का वक़्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि मामी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ और अंदर झांक रहा हूँ, तो मेरी अच्छी वाली बेइज्जती हो जाती। नानी ने तो मुझे ना जाने क्या क्या बातें सुना रही थी। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था कि मम्मी को दर्द हो रहा था। मैं हैरान था कि मम्मी ऐसा भी कर रही हैं। तो कह रही थी कि वो खिड़की को खुला छोड़ देंगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली और मैं वहाँ से वापस चला गया। सुबह मैंने मम्मी से कहा, आपने खिड़की क्यों नहीं खोली? तो उसने कहा, अच्छा देखते चले आए, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे कमरे में झांकोगे? मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा, नहीं मैं भी तो मजाक ही कर रहा था, मैं नहीं आया था। इस बात पर वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी खिड़की खोलना। मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, उनका मूड का पता ही नहीं चलता था। कभी कोई बात कर देती तो कभी कोई, और कहती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी संजीदगी में भी अजीब सी बातें कर देती। मेरी नानी अक्सर अनम मामी की बुराइयां भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी नाशुक्री हो, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है। मेरी नानी कहती कि खूबसूरती का अचार डालो, कोई इखलाक कोई सलीका भी तो होना चाहिए। यही मेरी नानी थी जो पहले कह रही थी कि लड़की खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखें तो देखकर जल जाएं। घर के कामकाज तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती हैं। लेकिन अब मेरी नानी का नज़रिया बदल गया था। मामी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन एक कज़न थी, उन्हीं की तरह खूबसूरत, और उनको बहुत खूबसूरत थी। मेरी नानी पहले कहती थी कि इसका रिश्ता मेरे लिए ले आना, लेकिन अब मेरी नानी ने तौबा कर ली और मुझे कोई शौक़ नहीं था। अगर मामी भी ऐसी थी तो उनकी कज़न भी ऐसी ही होती, और मैं ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अरसलान मामू यहाँ नहीं थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि घर में क्या हो रहा है, वो भी हैरान हो जाते। अगले दिन फिर से इंतज़ार में था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज मैं जाने लगा तो मेरी नानी ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, इस तरह किधर जा रहे हो? मैंने कहा, वो मेरे दोस्त का फ़ोन आया है तो मैं लॉन में जा रहा हूँ।
मेरी नानी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर मैं नानी के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया। जब यकीन हो गया मेरी नानी सो गई है, लेकिन इस दफ़ा फिर से खिड़की बंद थी। अब मैंने गौर से सुना, वाकई ही ऐसी आवाज़ें थी जैसे कोई तकलीफ़ में हो। ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे मामी को बहुत दर्द हो। क्या वो मामू की याद में रो रही थी? लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि उनको मामू की याद आती है। फिर ये आवाज़ें क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा ही परेशान हो गया। अगले दिन मैंने मामी से कोई जिक्र नहीं किया। वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे तो रोज़ कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खोलती ही नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती और आज नानी भी मुझे डांट देती। इसलिए मैंने खुद सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे इनकी ज़ाती ज़िंदगी में बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ें भी मुझसे मंगवाती और फिर मैं क्या करता। असरार मामू ने फ़ोन करके बताया कि वो 2 माह के लिए घर आ रहे हैं। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनकी शक्ल पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा, ये अफवाहें हैं, अभी छुट्टियां तो नहीं हुई उन्हें, और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी नानी ने कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा शौहर वापस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसों की पड़ी है। तो मेरे मामी ने उल्टा जवाब दिया और कहा, पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? आपका ये नौसा तो कोई काम नहीं करता, जबकि मैं घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। शाम टाइम वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत थी? नाना की पेंशन भी आती थी और मामू भी तो सारा घर चलाते थे। मैं यतीम था और नानी के घर रहता था। नानी कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने नानी को खामोश करवा दिया। मैंने कहा, अनम अपना रंग दिखा रही है, इस तरह घर का माहौल ख़राब होगा। नानी अपने कमरे में चली गई। उन्होंने मेरी बात मान ली और वो खामोश हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई फसाद बन जाए। न मम्मी छोटी बातों पर ताने दे रही थी। शायद उनका वो अच्छा होने वाला रवैया अब ख़त्म हो गया और हमें बताने लगी कि वो किस किस्म की औरत हैं। मैं अब मम्मी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता। जब वो मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं ला कर दे देता। एक दिन मैं अपना फ़ोन लेकर उनके कमरे से पास से गुजर रहा था। रात का वक़्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं कमरे के अंदर चला गया। मैं समझा कि आज वो फिर मजाक कर रही हैं। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसा ही पलटा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि अनम मामी ने मेरे कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब कि आज वो मजाक नहीं कर रही थी। गर्म मोम लगाकर वो मुझे मेरे सामने बैठी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया कि मैं अंदर झांक रहा हूँ और मेरी तरफ देखकर अजीब सा कुछ कहा। मैं उस वक़्त तो वापस चला गया। अगली सुबह उनसे बात की। मैंने कहा, आप क्या कर रही थी? उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं रोज़ रात को अपने चेहरे पर मोम लगाती हूँ। कल भी वही लगा रही थी और इसी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी और मरी हुई जिल्द उतर जाती है और मेरी असल चमकदार जिल्द बाहर आ जाती है। तभी तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि ना मम्मी पागल हैं और 2-3 जानबूझकर मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतनी अजियत देता है कि जो इंसान पर रही वो किसी का नहीं होता। जब वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो वो कल किसी के साथ भी कर सकती है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। अरसलान मामू 2 महीने के लिए वापस आ गया। मामू और मामी रोज़ झगड़ा करते थे। मामी बहुत ज़िद्दी थी और शायद मामू को भी मामी के किसी पुराने चक्कर के बारे में पता चल चुका था। आजकल वो बहुत झगड़े थे। पहले तो हम सिर्फ आवाज़ ही सुनते, फिर उनके झगड़ों कमरे से बाहर आ गए। मामू ने कहना शुरू कर दिया, पागल लड़की के साथ नहीं रहूँगा, ये पागल है, इसका दिमाग ख़राब है, और ना जाने कितने यार हैं। इतना बात कराते बात तलाक तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की उनका घर ख़राब ना हो। मामी को बहुत समझाया, लेकिन मामी अचानक से अपने घर चली गई और वापस आने से इनकारी हो गई। अब उनको फिर भी समझाते रहे, लेकिन वो ना मानी और फिर कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का आर्डर आ गया। वो मेरे मामू अरसलान से तलाक लेना चाहती थी। अब मेरे मामू को भी गुस्सा आ गया। अरसलान मामू ने कहा, मैं तो पहले ही इसे नहीं रखना चाहता था कि मुझे पता था इसके और लोगों के साथ भी चक्कर हैं और रोज़ रात को ये अपने यारों से बातें करती है, जिसकी वजह से खुसर फुसर की आवाज़ें निकालती रहती है। मैं आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। जाने मामी किस तरह की थी, वो क्या चाहती थी, उनको खुद पर बहुत गुरूर था। मेरी माँ भी काफ़ी परेशान थी। मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया और दोनों में अलहदगी हो गई। अरसलान मामू ने कहा, आपने लड़की की शक्ल देखी लेकिन उसका किरदार, उसकी अक्ल नहीं देखी। शक्ल देखकर फैसला करना चाहिए, बल्कि सीरत और खुश गुफ्तगार लड़की देखकर फैसला करना चाहिए। हमारे माशरे में ये आम हो चुका है कि हम ख़ानदानों को नहीं देखते, ख़ानदान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, कैसे लोग हैं। बस आजकल के नौजवान तो बस खूबसूरती चाहिए, लड़की जैसी भी हो मगर खूबसूरत। जब उनका रिश्ता हो जाता है और शादी के बाद वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तब जाकर उनको पता चलता है कि उन्होंने खूबसूरती को देखकर बहुत ही गलत फ़ैसला किया था, कि वो पछता रहे होते हैं।
अब पछताने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर वो कोई 2 कदम उठाते तो उनका अब घर टूटता है, क्योंकि पहले उन्होंने सोच समझकर रिश्ता नहीं किया था, ख़ानदान नहीं देखा था। उन्होंने तो सिर्फ खूबसूरती देखी थी, लड़की की चाल चलन, बोलने का अंदाज नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी गोरी चिट्टी रंगत देखी थी। तो फिर अब ये भुगतना तो पड़ेगा। लिहाजा मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी अपने बेटे बेटी का रिश्ता करें तो मुकम्मल जांच पड़ताल